और आज की फर्स्ट एपिसोड जो कि डिजिटल युवा संसद मिनी पॉडकास्ट यूथ सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ एक विशेष यूथ गेस्ट है। तो फर्स्ट यूथ गेस्ट जो कि हमारे साथ है संस्कृति सिंह, जो कि आज हमारे साथ बिहार से जुड़ चुकी है। यस, सो इस पॉडकास्ट थैंक की यू सो मच। या सो इस पॉडकास्ट की शुरुआत पहले सवाल के साथ करते हैं। सो बिहार, मैं तो कभी बिहार गया नहीं। ओके, एंड ऑल्सो मेनी व्यूअर्स जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा आउटसाइड स्टेट, वो भी बिहार नहीं गए होंगे। तो मैं आपसे एक सरल भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं, सिर्फ कुछ मिनट्स में बिहार को एक साथ सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचाए, कैसा है बिहार, तो आप कैसे कहेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड जैसे ही मुझे पता चला था कि मैं बिहार के ऊपर बोलने वाली हूँ, मेरे लिए बिहार को समझाना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या फिर मैं कहूंगी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि शायद आज, जैसे कि आपने कहा, आप बिहार नहीं गए हैं, या फिर ऐसे कई युवा साथी हैं जो कि बिहार नहीं जा पाए हैं, एंड शायद वो बिहार को उस तरीके से जान नहीं पाए हैं जो कि बिहार की असली हिस्ट्री रही है, बिहार का जो कल्चर है, बिहार ने हमारे देश को जो दिया है एंड जो दे रहे हैं। तो बिहार के बारे में बात करना शायद और भी जरूरी हो जाता है, ताकि हम लोगों को असली बिहार के बारे में बता सकें। तो आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज टू बी हियर एंड टॉक अबाउट बिहार। एंड अब आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि आखिर बिहार कैसा है। तो बिहार वो जगह रहा है जिसने बुद्ध को देखा है, चाणक्य को देखा है। एंड बिहार की धरती वैसी धरती रही है जिसने, आप ये कह सकते हैं, जहां पे स्ट्रेंथ मीट्स हसल, एंड वहां के लोग हसल स्ट्रेंथ से अपना करियर लिखते हैं। जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आपको सब कुछ मिलेगा। बिहार में आपको स्ट्रगल स्टोरीज मिलेंगी, बिहार में आपको मोटिवेशनल स्टोरीज मिलेंगी, बिहार में आपको हिस्ट्री, प्रेजेंट, एंड कह सकती हूँ कि आने वाला फ्यूचर मिलता है। क्योंकि a lot of reports and everything and even people knows कि आज के हमारे लीडरशिप पोजीशन में कितने सारे बिहार के हमारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स रह चुके हैं। हम यूं कहें कि हमारे बिहार से कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बिहार एक ऐसी कल्चरली वाइब्रेंट जगह है, इनफैक्ट हमारा छठ आ रहा है, कि बिहार में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिहार को मैं एक मिनी इंडिया भी कहती हूँ, क्योंकि वहां पे सब कुछ है। तो मेरे लिए बिहार तो इतना खास है। एंड मैं चाहूंगी कि बिहार के बारे में आप सब जाने, नालंदा से लेके आज के हमारे नए इन्वेंशंस तक, सबको बिहार के बारे में जरूर जानना और पढ़ना चाहिए। इज बिहार ऑलरेडी डेवलप और इट इज अ डेवलपिंग स्टेट? आपकी क्या राय है विकसित बिहार के ऊपर? मेरे हिसाब से इन वन सेंटेंस अगर मैं इस क्वेश्चन को सम अप करूं तो ये होगा कि बिहार इज दैट पैराडॉक्स टर्न्ड इनटू अ पावर हाउस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बिहार में जब आप जाते हैं तो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी दिखती है, जिसको हम ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी कह सकते थे। फिर जब आप बिहार में आज के डेट में आते हैं तो आपको बिहार में, अगर आप नीति आयोग की, मैं अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट पढ़ रही थी, देयर हैज बीन इंक्रीज इन 71% इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट। अलॉन्ग विद दैट हमारे अराउंड 40% more civil service aspirants जो कि जी। currently they are serving and they will be serving has been increased। यूथ पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो बिहार इज समथिंग, हम ये कह सकते हैं कि मे बी द ग्रोथ ऑफ बिहार हैज बीन स्लो एंड स्टेडी, बट वो सिग्निफिकेंट बढ़ता ही रहा है। कभी भी हमने बिहार में स्टैग्नेंसी नहीं देखी है। जब हम आज से 10 साल पीछे जाते हैं तो बिहार का जो माइंडसेट था, जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया था, हम तब भी आगे बढ़ रहे थे। पर आज जब मैं 2025 में एक युवा होने के नाते अपने बिहार के डेवलपमेंट के बारे में देखती हूँ, तो मुझे ये समझ आता है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, हम स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं लीडरशिप बिल्ड कर रहे हैं। और हम ये बात समझ चुके हैं कि बिहार को अब बाहर जाके सिर्फ खुद को दुनिया को देने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं हमें अब दुनिया को बिहार में लाना है। तो बिहार इज डेवलपिंग, मे बी it has been little slow and steady, but it will be significant, and there has been significant enhancements which I have seen and I have actually felt। यस। तो ओके, तो बस। एक और चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि डेवलपमेंट की बात हो रही है। क्या जो करंट गवर्नमेंट है, तो क्या उन्होंने क्या मतलब मुहिम चलाई है बिहार को विकसित बनाने के लिए, आपके हिसाब से, जो आपने देखा है, लोगों से इंटरेक्ट किया है, देखा है, उस हिसाब से? जब मैंने लोगों से पूछा, मैं खुद मोतिहारी से आती हूँ, मेरा एक छोटा सा गांव है बरईटोला, आर्यराज।
और जब मैंने उसके आसपास मोतिहारी में, ये भी बताना चाहूंगी, वो ईस्ट चंपारण है, लाइक हम सब जानते हैं गांधी जी ने वहां से अपना मार्च शुरू किया था। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने वहां के लोगों से बात की और मुझे ये पता चला कि वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, और जहां डेवलपमेंट्स है वहां प्रॉब्लम्स भी हैं। बट पहले हम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं कि युवाओं में सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये साथ दिया है कुछ स्कीम्स के द्वारा कि युवा बाहर आ सके। आप जानते होंगे कि माइग्रेशन बिहार में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है शुरू से, कि लोग पलायन करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप के कारण हो या किसी गैप के कारण हो, मे बी एजुकेशन के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। अभी गवर्नमेंट ने ये बहुत ज्यादा कोशिश करी है कि वो अपॉर्चुनिटीज उन्हें बिहार के अंदर दी जाए, ताकि उन्हें वो एनहांसमेंट मिले। जहां पे पहले शायद 2 गांव में एक हॉस्पिटल या एक मेडिकल केयर सेंटर होता था, मैं अब देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं वो गैप फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। पूरी तरीके से तो नहीं दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं काफी हद तक अब हमें मेडिकल फैसिलिटीज भी देखने मिलती हैं। अभी जब मैं अभी रिसेंट 2 साल तक की बात करूं, मैं जितना जान पाई हूं, लोगों ने रोड कनेक्टिविटी देखी है। लोगों ने, अगर मैं कैपिटल की बात करूं, पटना में काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स देखे हैं, जो कि उनकी लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं हल्का बेटर बना रहा है। और मेरे हिसाब से एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यही सबसे बड़ा टेक रहा है बिहार के लोगों का, कि हमारे पास इसकी कमी है। तो पूरी तरीके से नहीं, बट कहीं ना कहीं कुछ सही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स के कारण, सही अवेयरनेस के कारण, एंड कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो चुके हैं अपने हक को लेके, अपने कि उन्हें क्या अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या मांग सकते हैं। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने मिल रहा है। लोग हालांकि असंतुष्ट हैं, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी उतनी नहीं है, पर इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट तो है इन सेक्टर्स में। मुझे पता जहां तक लगा है, लोगों की बात सुनकर महसूस कर पाई हूँ, डेवलपमेंट है। ओके, तो आपके हिसाब से हाउ कैन गवर्नमेंट फॉलो दिस? जी। आप कुछ सजेस्ट एज ए युवा के तौर पे सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे, बिहार स्टेट गवर्नमेंट? अभी अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, मैं मानती हूँ बिहार में शुरू से रही है, पर अगर हम इसका ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये हमारे देश की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी को भी एम्प्लॉयमेंट देनी है तो उसका सत्र बहुत शुरू से शुरू होता है। अगर आप नौकरी देना चाहते हैं तो आपको उस इंसान को एक अच्छी शिक्षा देनी होगी। अगर आप उसे सही शिक्षा देना चाहते हैं तो उसको आपको एक सही बेसिक लाइवलीहुड, बेसिक नेसेसिटी देना होगा, जिसमें हम हेल्थ केयर, बेसिक लाइवलीहुड सबकी बात करते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी देने का जो सिरा है वो बहुत शुरू से शुरू हो जाना चाहिए, कि हम स्कूल ड्रॉप आउट्स रेट कम करें, हम लोगों को जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ाएं। आज के लोगों में कहीं ना कहीं है कि हमें डिग्रियां लेनी है, बट आज की जो जरूरत है, जब हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोगों को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। जबकि हमें विश्व गुरुओं से, जब हमारा सपना है कि हम विश्व गुरु बन जाएं, और जब हम उनके साथ कदम मिलाने की बात करते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमारे लिए हमारी समझ को विकसित करना जरूरी है। तो मेरा आज की डेट में गवर्नमेंट को, मैं ये कहूंगी कि मेरा सुझाव रहेगा, या मैं आगे, अगर बीइंग अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड एंड कीन इन पॉलिसी डिस्कोर्स, मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज आए जो कि ग्राउंड लेवल पे आके काम करें, एंड सिर्फ वो कॉपीज तक ना रहे, स्कीम्स तक ना रहे, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, चाहे वो स्किल्ड सेक्टर में हो, अनस्किल्ड सेक्टर में हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि वुमेन का सेक्टर है, जिसको हमें टैप करने की जरूरत है, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमारे कंट्री को डेवलप करने में मदद कर सकती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट देना एक बहुत बड़ा टॉपिक आ जाता है। हमारी गवर्नमेंट आज भी बहुत प्रयास कर रही है कि सबको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, वो सारा काम कर सकें। लेकिन इसके पीछे हमें अभी बहुत सारा काम करना पड़ेगा कि हम इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकें। हो सकता है कि कुछ स्कीम्स किसी प्रॉब्लम को एक वक्त तक के लिए खत्म कर दें, बट अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें उसकी जड़ में जाके देखना होगा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें ठीक करनी है। ओके, हर एक स्टेट का लाइक एक स्पेशल फूड होता है, स्पेशल डिश होती है। तो बिहार को कौन सा फूड आइटम, कौन सी डिश रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि मैंने, ये आपने बहुत कंफ्यूजिंग सवाल पूछ लिया है मुझसे। जैसे कि मैंने बहुत शुरू में कहा था कि मैं बिहार को हर तरह से देखती हूँ, तो अगर मैं सबसे पहले तो, जो नहीं जानते, मैं ये बता दूं कि बिहार में लिट्टी चोखा के अलावा भी बहुत सारे खाने के डिशेस हैं। जैसे कि आप मालपुआ ले लीजिए, आप खाजा ले लीजिए। इन जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, उन्हें जीआई टैग भी मिले हैं। आरा में एक पियाओ बहुत फेमस है, उन्हें जीआई टैग मिला है। खाजा, ये सब हमारे ऐसी ट्रेडिशनल डिशेज हैं जो कि
शुरू से बनती आई हैं, एंड इनका सिर्फ कल्चरल इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं कहूंगी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी है। बिकॉज जब आप लिट्टी चोखा, आप सब जानते हैं कि लिट्टी चोखा बिहार को ही लोग उससे एसोसिएट करते हैं। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डिश तो नहीं बता सकती कि वो बिहार को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज बिहार को सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। वो मीठे का मालपुआ हो, या फिर वो हमारा प्याव हो, सब कुछ हो। अपने मालपुआ बेसिकली होली के वक्त हमारे यहाँ बहुत बनता है, या फिर कभी भी हमारे यहाँ कुछ स्पेशल ओकेजन बनता है तो आपको वो मिलेगा। वो एक मीठी डिश होती है, एंड उसको वो अगर आप लोग जानते हो तो वो कुछ ना कहीं पूरन पोली से रिजेंबल करती है, जो कि महाराष्ट्र में खाई जाती है। और वो एक मीठी डिश होती है जिसको हम शुगर सिरप में डाल के खाते हैं, एंड वो मैदे से बना होता है, जिसमें मैदा कीला सब कुछ मिला के बनाते हैं। एंड वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिशेज है, जो आप अगर होली में बिहार में किसी के घर जा रहे हैं तो आपको मालपुआ और दही बड़े जरूर खाने मिलेंगे। एंड वो हर घर में लोग वेट करते हैं काफी बार कि वो होली से उसको रिजेंबल किया जाता है कि होली की शाम को ये जरूर बनता हुआ दिखता है आपको। तो वो एक स्वीट डिश के तौर पे आती है। ओके गॉट इट। और एक बात, बिहार जितना मैंने जी पढ़ा है, जितना मैंने रिसर्च की है, बिहार इज मच फेमस फॉर छठ पूजा, छठ पूजा के लिए भी। तो आई बिल्कुल आई बिल्कुल रियली वांट टू नो सम, अगर आप कुछ लाइट डाल सकते छठ पूजा इस तो सिग्निफिकेंस क्या है उसके पीछे? बिल्कुल। सो छठ पूजा सबसे पहली बात अभी भी आ रहा है, जो कि 25 तारीख से शुरू होने वाला है। छठ पूजा लोग उसे आस्था के साथ जोड़ते हैं। छठ पूजा शायद हमारे लिए सबसे बड़ी आस्था की चीज है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। वो 4 दिन जिसमें हम नहाए खाए, जिस दिन लौकी भात होता है, उसके अगले दिन खरना, फिर पहला अरग एंड फिर दूसरा अरग। ये टोटल 4 दिन का पर्व होता है, जिसमें हमारी माँ दादी सब कोई व्रती जिन्हें हम कहते हैं, वो व्रत रखती हैं, और उसमें 36 घंटों का निर्जला व्रत होता है। एंड उसमें हम छठ माँ और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। अब ये हो गई हमारी कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात। और ये छठ लोगों को शायद नहीं पता हो, पर छठ 2 बार होता है। एक चैती छठ होता है, और एक ये छठ जो ठीक दिवाली के बाद पड़ता है। छठ एक सोशल इकोसिस्टम की तरह भी हम इसको देख सकते हैं, अगर मैं जरा साइंटिफिक इसके इंपॉर्टेंस की तरफ जाऊं, जिसमें हम भगवान को पूजते हैं, उनको एक सोशल इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। एंड वो सोशल इकोसिस्टम ये दिखाता है कि जहाँ पे हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं, जिसमें हम सब कुछ शुद्ध रखते हैं, क्लीन रखते हैं, हम रिवर में जाके पूजा करते हैं। तो मतलब अगर आप इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखिए, तो आप ये सोचिए कि वो व्रती 36 घंटे की निर्जला व्रत के बाद जाके हमारे सूर्य को पूज रही हैं, हमारे रिवर्स को पूज रही हैं, वहां पे हम अर्घ देते हैं। इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस होता है कि आप पानी में जाके दोनों टाइम पे अर्घ दे रहे हो। तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, मैं कहूंगी कि आस्था का एक्सपीरियंस है। साथ साथ अगर आप इसका सिग्निफिकेंस देखें, तो मैंने आपको बताया कितना ही साइंटिफिक एक्सपीरियंस है, जो कि शायद मैं कभी भी इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड हर बिहारी जो ये देख रहे हो, या अगर आप बिहार से नहीं भी हो, तो आपको एक बार छठ को महसूस करना पड़ता है। मैं यही कहूंगी, छठ महसूस किया जा सकता है। मैं उसको वर्ड्स में नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी, मैं कितना भी समझा दूं। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया, लेकिन छठ हमारी आस्था है, और वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मैं तो बस इतना ही कहूंगी। वो हमारा कल्चरल सबसे ज्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है। एंड लास्ट में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि हम उसे अभी यूनेस्को की लिस्ट में भी दर्ज करने की बात कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, कि अगर हमारा ये पर्व भी वहां दर्ज हो जाए, तो ये जिस दिन भी होगा, हमें बहुत खुशी होगी अगर ये हो जाता है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ये करा पाती है, ये हो डेफिनेटली। जाता है, तो बहुत खुशी की बात होगी। तो और कैसे फेस्टिवल्स है जो कि बिहार में मनाते हैं पर लोग अवेयर नहीं? अगर मैं स्पेसिफिकली बिहार के कुछ फेस्टिवल्स की बात करूं, तो हमारे बिहार में जितिया होता है। जितिया एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि माँ अपने बच्चे के लिए करती है। और उस दिन वो पूरा दिन माँ निर्जला व्रत करती है बिना पानी के। और शाम को कथा होती है, एंड इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस ये माना जाता है कि जो जितबंधन गोसाई, जो कि उन्हें हम भगवान कहते हैं, वो बच्चों को ये वरदान देते हैं कि उनके बच्चे लाइफ लॉन्ग जीते रहें। एंड ये व्रत इज वेरी स्पेसिफिक टू बिहार। मुझे नहीं, अगर मैं गलत हूं तो शायद, बट मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी और मनाया जाता है। इसके दूसरे वर्जन्स हैं जो कि दिल्ली में या बंगाल में अलग अलग लेवल पे मनाया जाता है, बट बिहार में इसे जितिया बोलते हैं, जहाँ पे माएँ पूरा दिन अपने बच्चे के लिए व्रत करती है। ठीक उसी तरह एक हमारा तीज का व्रत होता है, जो कि हमारी तरफ होता है, जो कि पति अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। तो ये सारे कुछ ऐसे स्पेसिफिक फेस्टिवल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली बिहार क्या कल्चर दिखाते हैं, या फिर बिहार से रिलेटेडनेस दिखाते हैं। तो मेन विकसित जी भारत से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था।
तो बेसिकली जो भी इस पॉडकास्ट मिनी पॉडकास्ट सीरीज में आएंगे, तो दे हैड डन रिसर्च, ओके, लाइक उनकी खुद स्टेट्स में कि क्या लैग जी बिहाइंड कर रहा है, मतलब किसकी कमी है, किसमें स्टेट बहुत डेवलप्ड है, और ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड बनाया है उन लोगों ने। ओके, सो यस, सो बिहार की बात हो रही है, so let's hear the developmental report card of Bihar according to the youth voice, Miss Sanskriti Singh. Over to you. जी। तो अब जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं शुरुआत करूंगी एजुकेशन सिस्टम से। जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने लोगों से बात करी है, बिहार में एजुकेशन सिस्टम 3 लेवलों में बटा हुआ है। जबकि हम हेडलाइंस देखने जाते हैं तो हमें शुरू के 10 रैंकर्स या फिर 100 लोग ऐसे दिखते हैं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, एंड वो हमारी आन बान और शान है क्योंकि वो हमारे लीडरशिप को, कंट्री की लीडरशिप को शेप करने वाले हैं। पर वही दूसरी तरफ मैं जब जाती हूँ और जब मैं एलिमेंट्री स्कूल्स की बात करती हूँ, तो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन इज स्टिल अ वेरी बिग क्वेश्चन। एंड मे बी आई वुड से दैट वो इतना बड़ा रिस्क बनता जा रहा है, जो मैं फील कर पाई हूँ, कि कहीं ना कहीं वो चीजों को बिगाड़ सकता है। बिकॉज किसी भी चीज की नींव मजबूत होनी चाहिए अगर हम उस पर बड़ी इमारतें खड़ी करना चाहते हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त है कि हम अच्छे सिस्टम को लाएं, जो सिस्टम एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा दे, साथ ही साथ स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स को कम करे। क्योंकि मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और कहीं ना कहीं वो मैंने प्रैक्टिकली भी समझा और देखा है कि बिहार में एलिमेंट्री एजुकेशन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। लोगों के लिए 10th और 12th ही इतना बड़ा बना दिया जाता है कि उसके बाद उन्हें लगता है कि ये कर लिया तो शायद सब कुछ कर लिया, या फिर अब तुम्हें सिर्फ आईपीएस और आईपीएस की तैयारी करनी है। कुछ ऐसे ये टर्म्स हैं जो कि एजुकेशन को संकुचित कर रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम एक बच्चे को शुरू से आज के दौर के हिसाब से तैयार करें कि उसे एआई भी पता हो, उसे साइंस एंड टेक भी पता हो, उसे अपनी हिस्ट्री भी पता हो, उसे अपना कल्चर भी पता हो। तो बिहार में आज के डेट में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पर जब मैं डेटा देखती हूँ कि बस 3 लाख से 7 लाख यूथ ही किसी स्किल बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही इन्वॉल्व है, वो डेटा मुझे बहुत छोटा लगता है। मैं चाहती हूँ कि हमारे बिहार का हर एक युवा हर चीज में जाने, हर चीज को जाने और फिर वो डिसाइड करे कि वो क्या करना चाहता है। तो बिहार में एजुकेशन को मजबूत करने की इस वक्त सख्त जरूरत है, वरना हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर देंगे जो कि इसी चीज से आने वाली है। जी। ओके, तो अभी आपने डेवलपमेंटल रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट किया व्यूअर्स के सामने, तो हाउ टू सॉल्व, आपने क्या पाया, इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आप वो भी शेयर कर दीजिए। जी, बताया कि मैंने बस एक एस्पेक्ट को लिया था एजुकेशन, एंड जब मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ, जब मैं विकसित भारत की बात करती हूँ, तो ये एक ऐसा लूप है या फिर मैं बोलूंगी एक ऐसी माला है जिसका हर एक मोती सजो के रखना और सही से पिरोना बहुत जरूरी है। तो जब हम सही एजुकेशन देने की बात करते हैं, उसके लिए हमें सही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा फिर हमें सही हेल्थ केयर चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल्स तक जाने भी चाहिए। तो ये सफर शुरू होता है कि हम एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जहां पे बच्चों के लिए स्कूल्स हो, वो स्कूल्स किसी हद तक स्मार्ट टेक इनेबल्ड हो, कि जो बच्चे दिल्ली, मुंबई और बाकी शहर में स्मार्ट क्लासरूम से चीजें सीख सकते हैं, वो सारी चीजें वो बिहार में रह के भी सीख सके। इससे हम दो चीजों को समझ पाएंगे कि एक, हमने वहां पे उन्हें एक अच्छी फैसिलिटी दे दी, और दूसरा, कहीं ना कहीं हम उन्हें ये समझा पाएंगे कि बिहार में भी हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें बाहर जाके मिलेगा। तो हम अपने माइग्रेशन की प्रॉब्लम को भी कहीं ना कहीं शुरू से टैकल कर लेंगे। सेकेंड चीज, जैसे कि मैंने कहा, हेल्थ केयर स्कीम्स तो हैं, पॉलिसीज तो हैं, पर उनका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है। कि जब हम वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें, उन्हें स्कूल में भेजने की, या फिर हम उनके हेल्थ केयर सिस्टम्स को देखें, नेसेसिटी ऑफ वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, ये सब बाहर के लोगों के लिए बहुत छोटी बात होती है। बट जब आप बिहार के किसी गांव या किसी कस्बे या कहीं पे भी जाके देखते हैं ना, तो ये उनकी बेसिक जरूरत है जो कि शायद उन्हें नहीं मिल रही है। तो हमें इन सारी चीजों पे जब ध्यान हम दे लेंगे, तो हम एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जहां पे टीचर्स सिर्फ पढ़ाने या फिर अपने 1 महीने का काम पूरा करने नहीं आएंगे। टीचर्स वो गुरु बनेंगे जो कि हम आज के टाइम पे कहीं ना कहीं वो गुरु शिष्यों का रिलेशन खोते हुए देख रहे हैं, जिसकी हमें सख्त जरूरत है। जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हम विश्व गुरु बन जाएंगे, तो हमें खुद के अंदर के
उस इंसान को वापस लाना होगा, उस भारतीय को वापस लाना होगा जो कि एक दूसरे के हित के लिए काम करेंगे, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी लोग हो या फिर कहीं के भी लोग हो, सिर्फ बिहारी क्यों, हमारा पूरा भारत ही एक है। एंड मुझे यही लगता है कि हमें हर चीजों पे ध्यान देके एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, बिकॉज किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए यूथ इज द मेन कैटलिस्ट, एंड यूथ शुड बी एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि हमें इस तरीके से इसको टैकल करना होगा ताकि सारी चीजें, उसका बेस ठीक रहे। जी। Yes, so before we conclude this mini podcast series जो कि related to overall विकसित भारत series जिसे हम in short कहेंगे, so I will ask जी। you 5 categories, okay, मैंने shortlist की है, and you have to rate them out of 5 according to the Bihar situation, okay? So first, education out of 5. जी। I would like to rate it, mm, being very honest, 3.5. Okay, Bihar infrastructure like roads and all out of 5. 3. Next, pollution, garbage, and all that out of 5. Management. It's not too bad, to be very honest. So I'll mostly rate it 3.8, 3.8, 3.85, somewhere around that. Okay, government effort. How many ratings? आप गवर्नमेंट को कितना क्रेडिट देंगे? लाइक गवर्नमेंट अपने तरफ से कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए. So we are not talking here about the implementation part, but the efforts they are putting in, I would like to give 3.5 again. Okay, and last I will not ask you any rating, but last I will ask one of the best thing you want to give credit to government they did in Bihar for what they did. ऑनेस्टली अगर मैं एक किसी पर्टिकुलर चीज की बात करूं, दैट विल बी अ होप टू द पीपल दैट हमारा बिहार डेवलप कर रहा है एंड वो डेवलप करेगा, एंड इंक्लूडिंग द यूथ इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, बिकॉज आई हैव सीन द इंक्रीज ऑफ यूथ डेवलपमेंट इन ऑल द, अगर आप डिजिटलाइजेशन की बात करें, आप इंक्लूजन की बात करें, आप उनको इंटर्नशिप्स देने की बात करें, या फिर आप उनके ओपिनियंस लेने तक की बात करें, तो बिहार में कहीं ना कहीं देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द कल्चर दैट यूथ इज कमिंग अप, बिकॉज हम सबसे ज्यादा आज के डेट में हमारी कंट्री यूथ को कंसिस्ट कर रही है। यूथ इज कमिंग अप एंड गवर्नमेंट इज एक्चुअली ready to take in the advices, the suggestions what youth is putting in. So number one for that. Number two, for allowing the startup culture and allowing people to actually talk and tell and implement what they feel about Bihar is something that I would definitely like to say that ये चीज कंटिन्यू होनी चाहिए, that लोगों को अपनी बात रखने का, अपने आइडियाज देने का मौका मिले, एंड ऑब्वियसली यूथ पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। Series. Okay, thank you for joining and फॉर thank you श्योर, for थैंक यू सो all the मच। yeah, and thank you for all the viewers who tuned in to watch this recording of this special series. ग्रेट। So thank you. See you all soon in the next series. Thank you. Yeah, thank you, Sanskriti. थैंक Thank यू, you. थैंक यू। Yeah, thank you.